45 साल की एक औरत अपने ही 25 साल के भांजे के साथ अवैध रिश्ते में डूब गई। जब पति को इस गंदी सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वासना में अंधी पत्नी और उसका भांजा यहीं नहीं रुके। दोनों ने मिलकर साजिश रची, पति को नशीली दवा दी और बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। फिर उसकी लाश को घर के पीछे खेत में गाड़ दिया। और ये खौफनाक वारदात उसी घर के मासूम बच्चे ने अपनी आंखों से देखी, मगर डर के साये में सालों तक चुप रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आखिरकार यही बच्चा बना इस पूरे राज का सबसे बड़ा गवाह। कैसे उसने सच बाहर निकाला, कैसे पुलिस ने टुकड़ों टुकड़ों में दबे सबूतों को जोड़कर पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, और कैसे सामने आई रिश्तों की सबसे घिनौनी हकीकत। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। शिवेंद्र सिंह का जन्म 1975 में कानपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके परिवार में उनके माता पिता और एक बड़ी बहन कांति देवी थीं। उनके पिता एक छोटे किसान थे जो खेती के जरिए परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी मां गृहिणी थीं जो घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती थीं। शिवेंद्र ने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। पढ़ाई में वे औसत थे, लेकिन उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बनाया। युवावस्था में शिवेंद्र का स्वभाव शांत और विचारशील था। वे अपने दोस्तों के साथ खेतों में समय बिताना पसंद करते थे, लेकिन भीड़-भाड़ से दूर रहते। गांव वाले उन्हें प्यार से शिव कहकर पुकारते थे। उनकी बहन कांति, जो शादी के बाद अपने ससुराल में रहती थी, उनसे नियमित संपर्क में रहती थी। कांति का परिवार समृद्ध था और उनका बेटा अमित, जो शिवेंद्र का भांजा था, अपने मामा के प्रति विशेष स्नेह रखता था। 25 वर्ष की उम्र तक शिवेंद्र ने शादी नहीं की थी। कांति अक्सर उनसे कहती थीं कि अब समय आ गया है कि वे एक परिवार शुरू करें। लेकिन शिवेंद्र का मानना था कि शादी केवल सामाजिक दबाव के लिए नहीं होनी चाहिए। वे ऐसी जीवनसाथी चाहते थे जिसके साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव हो। गांव में कई लड़कियां थीं, लेकिन शिवेंद्र को कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिला जो उनके दिल को छू सके। गांव का जीवन सादा था। सुबह खेतों में काम, दोपहर में परिवार के साथ भोजन और शाम को पड़ोसियों के साथ गपशप। लेकिन शिवेंद्र को लगता था कि गांव की सीमाएं उनके भविष्य को बांध रही हैं। वे अधिक कमाई और बेहतर अवसरों की तलाश में थे। यही सोच उन्हें एक नई दिशा की ओर ले गई। साल 2000 के शुरुआत में शिवेंद्र को गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी कपड़ा कारखाने में नौकरी का अवसर मिला। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव था। 15,000 रुपए की मासिक तनख्वाह उस समय के ग्रामीण भारत में एक सम्मानजनक राशि थी। शिवेंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और परिवार को सूचित कर अहमदाबाद रवाना हो गए। शहर का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और कारखानों की निरंतर गूंज ने उनके सामने एक नया संसार खोल दिया। उन्होंने मशीन ऑपरेटर के रूप में काम शुरू किया, जहां उनकी जिम्मेदारी मशीनों को संचालित करना और उत्पादन सुनिश्चित करना था। शिवेंद्र की मेहनत जल्द ही रंग लाई। वे समय पर काम करते, सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखते और कभी शिकायत नहीं करते। उनकी लगन ने उन्हें कारखाने में एक विश्वसनीय कर्मचारी बनाया। हर महीने वे अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा गांव भेजते ताकि माता पिता और बहन का खर्च चल सके। बाकी पैसे से वे अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करते और थोड़ी बचत भी करते। अहमदाबाद में रहते हुए शिवेंद्र ने शहर की विविधता का अनुभव किया। वे स्थानीय बाजारों में घूमते, नए व्यंजनों का स्वाद लेते और कभी-कभी सहकर्मियों के साथ सैर-सपाटा करते। लेकिन गांव की यादें उनके मन में हमेशा बनी रहतीं। वे नियमित रूप से कांति से बात करते और घर की खबरें लेते। इसी दौरान एक स्थानीय मंदिर के धार्मिक आयोजन में शिवेंद्र की मुलाकात लक्ष्मी से होती है। लक्ष्मी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं और अहमदाबाद में नौकरी की तलाश में आई थीं। वह लगभग 20 वर्ष की थीं, आत्मविश्वास से भरी और बातचीत में कुशल। मंदिर के बाहर उनकी पहली बातचीत साधारण थी। शिवेंद्र ने मौसम और गांव की जिंदगी पर टिप्पणी की, जबकि लक्ष्मी ने शहर की चुनौतियों का जिक्र किया। यह छोटी सी बातचीत दोनों के बीच एक सहजता ले आई। लक्ष्मी का खुला स्वभाव और हंसमुख स्वभाव शिवेंद्र को आकर्षित करने लगा।
मुलाकात के बाद शिवेंद्र और लक्ष्मी की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरुआत में यह सामान्य लगती थी, लेकिन जल्द ही दोनों फोन पर नियमित संपर्क में आ गए। लक्ष्मी अपने गांव की कहानियां सुनाती, शहर की मुश्किलों पर हंसती और शिवेंद्र को प्रोत्साहित करती। शिवेंद्र, जो स्वभाव से शांत थे, लक्ष्मी की ऊर्जा से प्रभावित हुए। वे अक्सर अहमदाबाद के पार्कों में मिलते, छोटे रेस्टोरेंट में भोजन करते या सिनेमा देखने जाते। हर मुलाकात में उनका रिश्ता गहरा होता गया। लक्ष्मी को शिवेंद्र की सादगी और विश्वसनीयता पसंद थी, जबकि शिवेंद्र लक्ष्मी के साहस और स्वतंत्रता से प्रभावित थे। कुछ महीनों की निकटता के बाद शिवेंद्र ने लक्ष्मी से शादी का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी ने शुरुआत में संकोच दिखाया। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र अभी कम है और वे अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं। लेकिन शिवेंद्र की लगन और धैर्य ने उन्हें प्रभावित किया। वे बार बार मिलते, बातें करते और एक दूसरे के भविष्य की कल्पना साझा करते। आखिरकार 2004 में लक्ष्मी ने सहमति दे दी। दोनों ने परिवार की औपचारिक सहमति के बिना एक सादे समारोह में प्रेम विवाह कर लिया। यह फैसला उस समय के ग्रामीण और छोटे शहरों में असामान्य था, क्योंकि प्रेम विवाह को अक्सर सामाजिक कलंक माना जाता था। लेकिन शिवेंद्र और लक्ष्मी को विश्वास था कि उनका प्यार हर बाधा को पार कर लेगा। विवाह के बाद दोनों ने अहमदाबाद में अपनी नई जिंदगी शुरू की। शिवेंद्र अपनी नौकरी में व्यस्त रहे, जबकि लक्ष्मी घर की व्यवस्था संभालने लगी। जल्द ही उनके परिवार में खुशियां आईं। पहले बेटा आनंद का जन्म हुआ, फिर मंझला बेटा रोहित और अंत में बेटी अंकिता। परिवार का जीवन सुखमय लगता था। शिवेंद्र काम से लौटते तो लक्ष्मी के साथ परिवार के बारे में बातें करते, बच्चों को पढ़ाते और सपनों के घर की योजना बनाते। लेकिन यह सुख स्थायी न रहा। विवाह के कुछ वर्ष बाद 2010 के आसपास शिवेंद्र की कंपनी में आर्थिक मंदी आ गई। कपड़ा उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और छंटनी की लहर चल पड़ी। शिवेंद्र की नौकरी चली गई। यह उनके लिए एक गहरा आघात था। 15,000 रुपए की आय अचानक बंद हो गई और परिवार पर संकट आ गया। अहमदाबाद में रहना अब संभव न था। शिवेंद्र ने लक्ष्मी और बच्चों को लेकर कानपुर के गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी बहन कांति से मदद मांगी। कांति का परिवार समृद्ध था। उनके पति एक छोटे व्यवसायी थे और बेटा अमित, जो शिवेंद्र का भांजा था, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता था। कांति ने भाई की मदद की। अमित ने सुझाव दिया कि शिवेंद्र उनके गांव में ही एक छोटी जमीन पर घर बना लें। यह जमीन कांति के परिवार की थी और वहां रहना सुविधाजनक होता। शिवेंद्र ने अपनी सीमित बचत से एक साधारण मकान बनवाया। गांव का जीवन फिर से शुरू हुआ। बच्चे स्थानीय स्कूल में पढ़ने लगे, लक्ष्मी घर संभालती और शिवेंद्र छोटे मोटे काम की तलाश में लगे रहे। लेकिन नई नौकरी न मिलने से तनाव बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद गुजरात से पुरानी कंपनी का फोन आया। उन्होंने शिवेंद्र को वापस बुलाया। परिवार ने सहमति दी और शिवेंद्र फिर से अहमदाबाद चले गए। इस बार लक्ष्मी और बच्चे गांव में रहे। शिवेंद्र नियमित रूप से पैसे भेजते और छुट्टियों में लौटते। अमित ने परिवार की देखभाल संभाली। वह बच्चों को स्कूल ले जाता, घर के कामों में हाथ बटाता और लक्ष्मी की मदद करता। बाहरी तौर पर यह एक आदर्श व्यवस्था लगती थी। गांव वाले अमित की तारीफ करते, कहते कि वह अपने भांजे की तरह मामी की सेवा करता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अमित और लक्ष्मी के बीच का रिश्ता, जो शुरू में पारिवारिक था, धीरे धीरे जटिल हो गया। अमित, जो 20 वर्ष के आसपास का था, गांव में रहते हुए लक्ष्मी के साथ अधिक समय बिताने लगा। लक्ष्मी, जो विवाह के बाद घरेलू जीवन में बंधी हुई महसूस करती थीं, अमित की युवा ऊर्जा और ध्यान से प्रभावित हुई। यह रिश्ता कब अवैध रूप ले गया, इसका पता ही नहीं चला, लेकिन यह दोनों के लिए एक गुप्त बंधन बन गया। गांव की संकुचित दुनिया में यह संबंध छिपाने लायक था, लेकिन भावनाएं बढ़ती गईं। शिवेंद्र को जब इसकी पहली झलक मिली तो वे स्तब्ध रह गए। दिवाली से कुछ सप्ताह पहले जब वे गांव लौटे तो लक्ष्मी के फोन में अमित के मैसेज देखे। ये संदेश स्नेह से आगे बढ़कर अंतरंग लगते थे। इससे शिवेंद्र का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने लक्ष्मी से तीखी बहस की और उन्हें चेतावनी दी कि यह संबंध तुरंत समाप्त हो। लक्ष्मी ने बहाने बनाए, लेकिन शिवेंद्र संतुष्ट न हुए।
उन्होंने अमित को भी फटकार लगाई। कुछ दिनों बाद शिवेंद्र गुजरात लौट गए, लेकिन मन में संदेह बना रहा। दिवाली के समय जब वे फिर लौटे तो स्थिति और बिगड़ गई। लक्ष्मी और अमित का व्यवहार सामान्य न था। इससे झगड़ा हुआ और शिवेंद्र ने लक्ष्मी को शारीरिक रूप से भी दंडित किया। लक्ष्मी ने चुपचाप सहा, लेकिन मन में बदले की भावना पनपने लगी। अमित के साथ उनकी गुप्त बातचीत में यह विषय आया। दोनों ने महसूस किया कि शिवेंद्र उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा है। धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बनने लगी, शिवेंद्र को स्थायी रूप से रास्ते से हटाना। यह योजना भावनाओं के जुनून और डर से प्रेरित थी। 1 नवंबर 2024 की रात, जब पूरा गांव दिवाली के उत्सव में डूबा था, लक्ष्मी और अमित ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। पटाखों की गूंज और मिठाइयों की महक ने गांव को उत्सवमय बना दिया था, लेकिन शिवेंद्र के घर में एक साजिश पक रही थी। लक्ष्मी और अमित ने तय किया कि वे शिवेंद्र और बच्चों को नशीली दवा युक्त चाय पिलाएंगे ताकि वे बेहोश हो जाएं। दवा स्थानीय दुकान से ली गई थी, जो नींद लाने में प्रभावी थी। रात को जब बच्चे पटाखे फोड़कर थक गए और घर लौटे, लक्ष्मी ने सभी के लिए चाय बनाई। उसने चाय में नींद की गोलियां मिला दीं। आनंद और अंकिता ने चाय पी और बेहोश हो गए, लेकिन रोहित को चाय का स्वाद पसंद नहीं आया और उसने चाय नहीं पी। लक्ष्मी को लगा कि रोहित ने भी चाय पी ली है और वह अपने कमरे में सोने चला गया। जब घर में सन्नाटा छा गया, लक्ष्मी और अमित ने शिवेंद्र पर हमला किया। अमित लोहे की रोड से शिवेंद्र पर कई वार किए और लक्ष्मी ने भी इसमें उसका साथ दिया। शिवेंद्र की चीखें सुनकर रोहित जाग गया। उसने देखा कि उसका पिता खून से लथपथ पड़ा है और उसकी मां और भांजा उसे मार रहे हैं। रोहित ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसे धमकाया कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे भी मार दिया जाएगा। डर के मारे रोहित चुप हो गया। लक्ष्मी और अमित ने शिवेंद्र के शव को घर के पास एक गड्ढे में दफना दिया। रोहित को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे भी उसके पिता के पास भेज दिया जाएगा। रोहित, जो उस समय केवल 12 साल का था, डर और सदमे में चुप रहा। कई महीनों तक लक्ष्मी ने गांव वालों और शिवेंद्र की बहन कांति को यह कहकर गुमराह किया कि शिवेंद्र गुजरात वापस चले गए हैं। लेकिन कांति को शक होने लगा। वह नियमित रूप से शिवेंद्र से बात करती थीं और अब उनका फोन बंद आ रहा था। भाई दूज के मौके पर जब कांति ने शिवेंद्र को फोन किया तो लक्ष्मी ने फिर वही बहाना बनाया, लेकिन कांति का शक और गहरा गया। रोहित, जो महीनों से अपनी मां के डर में चुप था, आखिरकार अपनी बुआ कांति को सच्चाई बताने की हिम्मत जुटा पाया। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से अपने पिता की हत्या होते देखी थी। कांति ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। शुरुआत में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कांति ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 19 अगस्त 2025 को एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो लक्ष्मी और अमित घबरा गए। उन्हें डर था कि शव मिलने पर वे पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने गड्ढे से शव निकाला, उसके टुकड़े किए और नहर में फेंक दिए। लेकिन उनकी यह चाल काम नहीं आई। पुलिस ने गड्ढे से कुछ सबूत जैसे खून के धब्बे और कपड़े बरामद किए। नहर की तलाशी में भी शव के कुछ हिस्से मिले। पुलिस ने लक्ष्मी और अमित से सख्ती से पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने इनकार किया, लेकिन रोहित की गवाही और सबूतों के दबाव में लक्ष्मी टूट गई। उसने कबूल किया कि उसका अमित के साथ अवैध संबंध था और शिवेंद्र उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसलिए उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची। अमित ने भी अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कांति, जिनका बेटा अमित इस अपराध में शामिल था, लेकिन कांति ने अपने भाई के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह एक मां के लिए बेहद कठिन फैसला था, लेकिन कांति ने अपने भाई के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता दी। यह मामला अब कोर्ट में है और लक्ष्मी और अमित को सजा का इंतजार है। पुलिस की जांच और रोहित की हिम्मत ने इस अपराध को उजागर किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की सतह के नीचे क्या चल रहा है, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता। विश्वास और प्रेम के नाम पर कई बार ऐसी साजिशें रची जाती हैं